शकुंतला अपने छोटे बेटे उमेश की शादी करती है और अपने छोटे बेटे की शादी के साथ ही शकुंतला दो बहुओं की सास बन जाती है। लेकिन शकुंतला की बड़ी बहू कोमल मोटी थी और छोटी बहू रिंकू एकदम सूखी सी। अब देर शाम विमला का शकुंतला के घर आना होता है और वो आते ही शकुंतला से कहती है, और शकुंतला, तू तो दो दो बहुओं की सास बन गई। बस अब आराम ही आराम है तुझे। हाँ ये तो है। आ बैठ, बहू की मुंह दिखाई करके ही जाइयो। हाँ हाँ, तभी तो आई हूँ, सोचा बहू को देख लूँ। अभी नया नया चेहरा है, आजकल की बहुएं बड़ी ही जल्दी पुरानी हो जाती हैं। ये तो तू सही कह रही है। आजकल की बहुएं घूंघट में रहती ही कहाँ है। 2 दिन नहीं होते कि जीन्स टी शर्ट पहनने लगती हैं। अब शकुंतला अपनी छोटी बहू को बुलाती है और विमला भी रिंकू का घूंघट उठाती है और रिंकू को देखकर कहती है, राम राम, कतई सूखी है। शकुंतला, तेरी बहू तो थोड़ा खाएगी पिएगी तो शरीर भर आएगा। हाँ ये तो है, लेकिन मैंने जानबूझकर पतली बहू ढूंढी ताकि घर का कामकाज और बच्चे सब समय पर हो जाए। हाँ, ये तू सही कह रही है शकुंतला। एक तेरी बड़ी बहू है, उसके मोटापे के पीछे कितनी परेशान रहती है। शादी के 3 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक दादी नहीं बनी। न ये मुझे दादी बनाने का सुख दे पाई, ना ही इससे घर का काम होता है। एक बाल्टी कपड़ा छत पर ले जाने में भी कुत्तों की तरह जीभ बाहर आने लगती है इसकी। चल कोई नहीं, अब तेरी छोटी बहू आ गई है ना, अब तू भी जी भर के आराम कर लियो। अब अगली रोज ही शकुंतला सुबह उठकर पूजा करने के बाद अपनी दोनों बहुओं को काम बांट देती है। जिसमें कोमल किचन में खाना बनाती है तो वहीं रिंकू कपड़े धोने के बाद बाल्टी में कपड़े रखकर उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। तभी ये सब शकुंतला देख लेती है और अपनी बहू से कहती है, बहू तेरी हड्डियां तो ठीक है ना, चटकी तो नहीं कहीं से, और तेरी कमर भी बराबर है ना। तू हट, मैं रखाती हूँ छत पर कपड़े। क्या किस्मत है, जिस काम से भाग रही हूँ वो काम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। शकुंतला तेरी किस्मत ही खराब है। अब शकुंतला छत पर कपड़ा डाल ही रही होती है कि तभी विमला अपनी छत से शकुंतला को धूप में काम करते हुए देखकर शकुंतला से कहती है, क्या बात है शकुंतला, अपनी नई बहू को काम पे नहीं लगाया जो तू कपड़े डालने आई है? क्या बताऊं विमला मैं अपनी बहुओं के कारनामों के बारे में। एक इतनी मोटी है कि उससे चला नहीं जाता, और दूसरी इतनी कमजोर है कि हर दूसरे कदम पर दम तोड़ दे ऐसा लगता है। बताओ शकुंतला, तेरी जिंदगी में सुख नहीं है। वैसे तू अपनी छोटी बहू को घी के लड्डू खिलाया कर, शरीर तुरंत भर जाएगा। अब जब तक शकुंतला कपड़े डालकर छत से आती है, इधर कोमल को चक्कर आया हुआ था और वो किचन में ही बेहोश पड़ी थी। और तो और रिंकू उसके मुंह पर पानी छिड़क रही थी। बहू अब इससे क्या हुआ? मेरे तो करम ही फूट गए इन बहुओं को पाकर। माँ जी, जब मैं किचन में आई तो दीदी जी नीचे गिरी ही पड़ी थी। मैं कहाँ हूँ? जन्नत में है बहू। बस अभी तेरी सास को तू झाड़ू पोछा करते हुए देखेगी, तब तक तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। माँ जी, मुझे ना कमजोरी लग रही है, मैं अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। बहू तुझे कमजोरी हो गई है, लेकिन मुझे दिख तो नहीं रहा। और अगर तुझे कमजोरी है तो इसे क्या कहेंगे, खत्म? माँ जी, मुझे कमजोरी नहीं होती, वो तो बस मैं दिखती हूँ ऐसी मरी सी। अरे बहू, किसने कहा तुझे कमजोरी है? तू सूखी है। और बहू, तुझे भी किसने कहा कि तू मोटी है? वो तो देखने वालों की नजर ही खराब है। अब ये बातें हो जाने के बाद कोमल अपने दोनों हाथों को नीचे बैठे हुए ऊपर की ओर करती है ताकि शकुंतला और रिंकू उसे उठाने में मदद कर सके। अरे मेरी कमर टूट गई बहू, मार डाला इस औरत ने। तनी को शर्म नहीं आई इसे। माँ जी, मेरी तो लगता है हड्डियाँ टूटकर इकट्ठा हो गई हैं। देखो ना, मैं तो अब चल भी नहीं पाऊंगी। माँ जी, रिंकू क्या आप दोनों के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि आप मुझे उठा सको? तुझे उठाना बुलडोजर के भी बस से बाहर है, तो हम जैसे लोगों का क्या तरस खा लेती बहू थोड़ा। अब कमर की लचक के साथ ही शकुंतला और रिंकू घर का सारा काम करते हैं और कोमल आराम करती है। देर शाम फिर से विमला शकुंतला के घर आती है और शकुंतला से कहती है, और शकुंतला कैसी है तू? तेरी दोनों बहुएं नजर नहीं आ रही हैं। क्या ही करना तुझे मेरी दोनों बहुएं से? उन दोनों के होते हुए तो मैं और परेशान हूँ। अरे शकुंतला, मैंने कहा तो था कि अपनी बहू को घी के लड्डू खिला, फिर देख कैसे मोटी होती है। विमला, ये सब आइडिया मत दिया कर, तो ही अच्छा है। एक मोटी कन थी जो इससे ये डबल खाने वाली आ गई। इसके खाने की आदत देखकर मैं समझ गई हूँ ये सूखी ही है, इसे कितना भी कुछ खिला दो।
अब तो शकुंतला तेरे घर में डबल राशन आएगा। हाँ हाँ विमला, और मेरे बेटों की आधी कमाई तो इनके खाने पीने के पीछे ही जाएगी। कोमल तो शुरू से ही मोटी थी, उसके पतले होने का तो कोई चांस नहीं था, क्योंकि उसे हर घंटे भूख लगती। और तो और रिंकू सूखी सी थी, इसलिए वो भी मोटी नहीं हो सकती थी। उसकी खुराक से ही इस बात का अंदाजा लग गया था। अब शकुंतला कर भी क्या सकती थी, वो तो अपनी दोनों बहुओं से परेशान थी। देर शाम शकुंतला हॉल में बैठी टीवी देख रही थी, तभी कुछ टूटने और गिरने की एकदम से आवाज आती है और शकुंतला अपने घर से बाहर आती है और विमला से कहती है, विमला मैं तो डर गई, इतना तेज भूकंप आया था। भूकंप कब और कहाँ आया, मुझे तो कुछ पता नहीं चला। अरे कुछ धड़ाम से गिरा है, तो ही तो मैं घर से बाहर आई। चल तेरे घर देखते हैं, जरूर तेरी बहुएं गिरी होगी, वो भी कोई भूकंप से कम नहीं है। तेरी बात तो सही है, हो सकता है ऐसा। ये ले, तेरी बहू का पलंग भी इसका वजन नहीं संभाल पाया। बहू क्या है ये सब, यहाँ तूने पलंग तोड़ दिया और उधर मैंने सोचा कि भूकंप आया हुआ है। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। माँ जी, अब आप देखते ही रहोगे या मुझे यहाँ से निकालोगे भी? अब कोमल को विमला और शकुंतला मिलकर उस टूटे हुए पलंग से निकालते हैं। अब देर रात सब सो रहे थे, तभी शकुंतला के घर में चोर घुस आता है, जो पानी पीने उठी रिंकू उसे देख लेती है। और पहले तो वो डर जाती है, लेकिन वो आराम से चोर के पीछे से जाकर उसका पैर पकड़ लेती है। माँ जी, दीदी जी, चोर चोर। बहू कौन है ये, और तूने इसके पैर क्यों पकड़े हुए हैं? ये तो मेरे फूफा का लड़का है ना माँ जी, आप भी कैसी बात कर रही हैं? जल्दी से इसे पकड़ो ना, बहुत मेहनत से इस चोर को पकड़ रखा है। रिंकू चोर को पकड़ने की कोशिश करती है और चोर भागने की कोशिश करता है, और इसी बीच वो गिर जाता है। अब कोमल उस चोर के ऊपर जाकर बैठ जाती है और रिंकू से कहती है, रिंकू अब तू पैर छोड़ दे, ये भाग ही नहीं सकता। और माँ जी, आप आराम से पुलिस को फोन करो। अरे माँ जी मुझे मार लो, अरे पीट लो, अरे पुलिस के हवाले ही कर दो यार। अरे पुलिस दीदी को बोलो ना उठ जाए मेरे ऊपर से, मेरे 2 बच्चे 3 बीवियां हैं, वो भी अनाथ हो जाएंगे। आय हाय मर गया रे। माँ जी, आप पुलिस को फोन क्यों नहीं लगा रही हैं? आप मुझे देखने में क्या लगी हैं? बहू वो मर जाएगा, उठ भी जाओ उसके ऊपर से, रहम खाओ उस पर। नहीं दीदी जी, ये इसी लायक है, बड़ा आया 3 बीवियों वाला। बहू उससे भूल हो गई, वो कह रहा है ना जाने दे, उसके बीवी बच्चे हैं। दीदी मुझे माफ कर दो, अगर मुझे पहले पता होता इस घर में पहलवान रहते हैं तो मैं अभी तो क्या, मैं 7 जन्म में नहीं आता। कोमल भी जिद पर ही थी और वो पुलिस के आने तक उस चोर के ऊपर ही बैठी रहती है और आसपास वाले भी जाग जाते हैं। पुलिस चोर को ले जाती है, लेकिन विमला कोमल की इस बहादुरी को देखते हुए कोमल से कहती है, बहू आज पहली बार शकुंतला को तुझ पे नाज हो रहा होगा कि तू किसी काम तो आई। इस तरह मोटी बहू और पतली बहू को शकुंतला अपनी अपनी जगह सही कहती है। केशव बहुत ही अमीर आदमी था, उसका अच्छा खासा होटल का काम था, कई शहरों में उसके होटल थे। केशव की पत्नी ज्योति अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान थी। वो अपनी बेटी का एडमिशन दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में करवाना चाहती थी, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाती। तभी एक रोज वो हॉल में बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तभी उसकी नौकरानी कांता हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर उसके पास आती है और उसके सामने करते हुए कहती है, मेम साहब मिठाई खाइए, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, आज मेरे सारे सपने पूरे हो गए। अच्छा ऐसा भी क्या हो गया, कहीं लॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी, जो इतना खुश हो रही हो तुम? मेम साहब बच्चों का जीवन सही राह पर लग जाए, उनकी किस्मत बन जाए, उससे ज्यादा माँ बाप को क्या चाहिए। वही मेरे साथ हुआ है। आज मेरे बेटे का एडमिशन दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में हो गया। अब मेरे बेटे का फ्यूचर बन जाएगा, वो भी फ्री में, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। गरीब कोटे से फॉर्म भरने पर सिर्फ बच्चों को एग्जाम पास करना पड़ता है और एडमिशन हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये क्या कह रही हो? क्यों मेम साहब, आपको ये जानकर खुशी नहीं हुई कि हम गरीब के बच्चे भी अमीरों के स्कूल में पढ़ पाएंगे? मुझे तो लगा था कि आपको इस अमीरी गरीब के ढोंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगता है आप भी हमें अपनी बराबरी का नहीं समझती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ काम है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तुम ये डिब्बा मुझे दे दो और जाकर अपना काम करो। ज्योति इतना कहकर मिठाई का डब्बा लेकर बाहर चली जाती है और कांता रसोई में जाकर अपने कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद ज्योति अपने पति केशव के ऑफिस के कैबिन में ही पहुंच जाती है, जहां केशव अपने ऑफिस के लोगों के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था।
और वो ज्योति को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बाहर जाके ना थोड़ी देर वेट करो, मीटिंग खत्म करके ना मैं बात करता हूँ। मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है आपका वेट करने का। मुझे कुछ बात करनी है अभी के अभी आपसे। सॉरी, आप लोग ना अभी बाहर जाइए, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को वापस बुलाता हूँ। केशव के कहने पर सभी लोग कैबिन से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद ज्योति केशव को अपनी नौकरानी की सारी बात बताती है। मुझे अपने बेटे का एडमिशन दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में करवाना है, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े और आपको मेरा साथ देना होगा बस। यार तुम ये क्या बातें कर रही हो? हमने अपनी तरफ से सारी कोशिश करके देख ली है, वहाँ पर हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है, सीट नहीं है। अब सीट है गरीब कोटे की। जब तक हमारे बेटे का एडमिशन नहीं होता है तब तक कुछ समय के लिए हम गरीब का ढोंग कर लेते हैं। जहाँ एडमिशन हो गया हम ये ढोंग खत्म कर देंगे और वापस घर आ जाएंगे। यार तुम समझ नहीं रही हो, अगर किसी को पता चल गया ना तो बिना बात के परेशानी हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटे का एडमिशन टॉप के स्कूल में करवाऊंगा। नहीं, मैं अपने बेटे का एडमिशन दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में ही करवाऊंगी। आप कल ही मेरे साथ चलेंगे और कोई गरीब का घर देखकर गरीबी का ढोंग करके अपने बेटे का एडमिशन करवा के रहेंगे। ज्योति इतना कहकर अपने पति को लेकर दिल्ली चली जाती है और वहाँ एक चॉल में रहना शुरू करती है, जहाँ एक तरफ ज्योति और केशव अपने बेटे के एडमिशन के लिए गरीबी का ढोंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी चॉल के सामने एक बड़ी सी कोठी में रहने वाले गोपाल और रानी अमीर लोगों के साथ रहने और उनकी लाइफस्टाइल को जीने के लिए अमीरी का ढोंग करते हैं। कहने को तो दोनों पति पत्नी कोठी में नौकर थे, जो कि अपने मालिक के शहर के बाहर रहने का फायदा उठाकर खुद उस कोठी के मालिक बने बैठे थे। समय बीतता है, तभी एक दिन जहां अमीरी का ढोंग करते हुए गोपाल और रानी अपनी चौल वालों के लोगों को पुराने कपड़े बांट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गरीबी का ढोंग करते हुए केशव और ज्योति को चौल के लोगों के साथ उन पुराने कपड़ों की भीख में लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। लाइन में लगे हुए ज्योति केशव से कहती है, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि इन अमीरों को गरीब चोल वालों के सामने अपनी अमीरी का ढोंग दिखाना जरूरी है क्या? इनके जैसे ना जाने कितने अमीर हमारे घर में नौकरों वाले काम करते हैं और मैं इनके दिए हुए पुराने कपड़े पहनूंगी। वैसे मैडम, तुम में और इसमें ना कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है। ढोंग तो आप भी कर रही हो गरीब होने का, जो कि आप नहीं हो, तो आपको ये पुराने कपड़े तो लेने ही पड़ेंगे और पहनने भी पड़ेंगे, क्योंकि अगर तुमने मना किया ना तो यहाँ के चौल वालों को शक हो सकता है और तुम्हारी सारी योजना खराब हो जाएगी। ये लोग कौन सा इतना ध्यान दे रहे हैं? चलो चुपचाप चलते हैं, क्या पता चलेगा इन्हें। ज्योति इतना कहकर केशव का हाथ पकड़कर चुपचाप लाइन से निकलकर जा ही रही थी कि तभी गोपाल और रानी की नजर उन पर पड़ती है और वो दोनों हाथों में पुराने कपड़े लेकर उनके पास आते हैं और कहते हैं, आप लोग बिना कपड़े लिए कहाँ जा रहे हो? गरीब होकर भी बड़े तेवर हैं आप लोगों में। कपड़े नहीं लेंगे हम अमीरों से तो क्या पहनेंगे? हाँ बिल्कुल ले जाइए, शर्माइए मत। आप लोग नए हैं इस चोल में, इसलिए शर्मा रहे हैं। कुछ दिनों में आदत हो जाएगी आप लोगों को भी इन चोल वालों की तरह मांग कर खाने पीने की। गोपाल और रानी इतना कहकर केशव और ज्योति को पुराने कपड़े दे देते हैं और गरीबी के ढोंग के चलते उन्हें लेने भी पड़ते हैं। समय बीतता है, तभी एक दिन गोपाल और रानी मार्केट से घर लौट रहे थे और उनकी नजर सामने से 5 स्टार होटल के अंदर बैठे ज्योति और केशव पर जाती है, जो नए और अच्छे कपड़े पहनकर खाना खा रहे थे। तभी वो दोनों अंदर जाते हैं और होटल स्टाफ लोगों से बात करके उन्हें पता चलता है कि दोनों उस होटल के मालिक हैं। वो सिर्फ गरीब होने का ढोंग कर रहे थे। उस टाइम दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन ज्योति और केशव गोपाल और रानी के घर जाते हैं, जहाँ काम से रानी को पोछा लगाते हुए और गोपाल को सीढ़ियों पर चढ़कर पंखा साफ करते हुए वो देखते हैं और आपस में बात करते हुए सुनते हैं, मालिक, लोग क्यों आ रहे हैं? कहीं चौल के लोगों के सामने हमारी सच्चाई आ गई कि हम जिस कोठी के मालिक बनकर उन पर रोब झाड़ते हैं, असल में हम नौकर हैं वहाँ के। इस बात का डर तो मुझे भी खाए जा रहा है। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी गोपाल की नजर दरवाजे पर खड़े केशव और ज्योति पर जाती है और वो कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी अमीरी का ढोंग देख रहे हैं, जो कि तुम गरीब चौल वालों को दिखा रहे हो, खुद गरीब होकर। अच्छा, तो तुम कौन से दूध के धुले हो? तुम भी तो हमारी तरह ढोंग ही कर रहे हो, अमीर होकर गरीब होने का। हमने उस दिन तुम लोगों को होटल में देख लिया था। अगर तुम चोल वालों को हमारे बारे में बताओगे तो तुम भी फंसोगे। हमें नहीं पता कि तुम्हारा गरीबी का ढोंग करने के पीछे का इरादा क्या है, लेकिन वो इरादा पूरा नहीं होगा।
हाँ, सही कह रहे हैं मेरे पति। देखो ये अमीरी गरीबी का ढोंग जो भी हम कर रहे हैं अपने किसी न किसी फायदे के लिए ही कर रहे हैं। तो अच्छा यही है कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, हम अपना मुंह बंद रखेंगे और इस अमीरी गरीबी का ढोंग ऐसे ही चलते रहने देंगे। ज्योति की बात से सभी सहमत हो जाते हैं और एक दूसरे की अमीरी गरीबी का ढोंग अपने तक ही रखते हैं। इस तरह से रानी और गोपाल गरीब होते हुए भी आराम से अमीरों वाली लाइफ जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योति और केशव अमीर होते हुए भी गरीब बनकर अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में कराने में सफल होते हैं।